नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले दिनों एक तथाकथित कवि ने एक फिल्मी दंपति पर इसलिए भद्दी टिप्पणी कर दी थी क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था। उस सांप्रदायिक टिप्पणी को किनारे रखकर ये देखना जरूरी है कि आखिर तैमूर लंग कौन था जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। वो कहाँ से आया था और इतना बदनाम क्यों है कि उसके नाम पर ही आपत्ति की जाने लगती है। लेकिन इसी के साथ तैमूर की शख्सियत के अन्य पहलू भी देखने चाहिए कि इस धारणा में कितनी सच्चाई है और उसे किस तरह और क्यों कर गढ़ा गया है। क्या हम आप जानते हैं कि तैमूर लंग एक जबरदस्त योद्धा था, रणनीतिकार था और एक सामान्य हैसियत से शुरू करके उसने विशाल तैमूर राज्य की स्थापना की थी। न केवल यही, बल्कि इतिहास उसके बारे में बताता है कि वो विद्वानों और कलाकारों का कदरदान था और वो खुद भी कई भाषाओं का जानकार था। जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनके साथ तैमूर लंग पर और विस्तार से बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अ, धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को ये बता दें कि तैमूर का अर्थ क्या होता है? क्योंकि लोगों ने तैमूर को तैमूर लंग, तैमूर लंगड़े इस सब से जोड़ के देखते हैं। तैमूर का अर्थ होता है लोहा, लोहे जैसा मजबूत। ये एक तुर्किक मंगोलिक मूल का नाम है और अक्सर मजबूत, बहादुर और दृढ़ निश्चयी लोगों के को इससे रिलेट किया जाता है या इस आधार पर बच्चों के नाम रखे जाते हैं। तो तैमूर नाम होना ही किसी के बुरे होने की निशानी नहीं है। ये आपको पहले ये धारणा अपनी दुरुस्त कर लेनी चाहिए। अब मेरा पहला सवाल ये है प्रोफेसर पुनियानी कि तैमूर लंग कहा जाता है कि बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी उसने। उसका अतीत क्या था? वो किस तरह से उसने शुरुआत की और कैसे इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाया? जी देखिए, थोड़ी पृष्ठभूमि मैं इसमें जोड़ दूँ कि मध्य एशिया में जो बादशाहतें चल रही थी, वो 10वीं 12वीं शताब्दी के बाद बहुत मजबूत होने लग गई। सबसे पहले तो जो चंगेज़ खान, ये मंगोल था और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में चल के मंगोल का वहाँ एक बहुत बड़ा महत्व हो गया और कोई भी राजा अपनी वैधता प्राप्त करने के लिए तैमूर के नाम का इसका चंगेज़ खान के नाम का इस्तेमाल करता था। अब ये जो हम कह रहे हैं तैमूर या तिमूर, ये दोनों अर्थ में उच्चारित किया जाता है। ये टर्किश था और एक बारला नाम के संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। तो एक ये नीचे के तबके से उठा और उसने धीरे-धीरे सत्ता को प्राप्त किया। और एक बात इसमें एक विशेष ये है, जो मध्य एशिया के हम साम्राज्यों को देखते हैं, जो एक तो राज्य होता है, जो राजा अपने इसको कंट्रोल करता है और दूसरा होता है साम्राज्य। साम्राज्य जहाँ एक राजा अपने क्षेत्र के बाहर जाके दूसरे क्षेत्रों पर भी कब्जा जमाता है और वहाँ भी अपना राजपाट वो एक्सटेंड करता है। तो ये साम्राज्य की कल्पना इस क्षेत्र में पहले चंगेज़ खान के साथ आई। बाद में खैर तैमूर जैसे आया, तो तैमूर को भी चंगेज़ खान की लेजिटिमेसी चाहिए थी। तो उसने चंगेज़ खान के परिवार की एक लड़की से विवाह किया। तो यानी उसको एक लेजिटिमेसी मिल गई कि मैं भी चंगेज़ खान के इससे आता हूँ। और वो जैसे आपने कहा कि तैमूर का अर्थ लोहा होता है, लोहा, और उसका प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो बहुत मजबूत इरादे के हों, बहुत शक्तिशाली हों और बहुत इसमें आगे हों स्ट्रैटेजी और दूसरी चीज़ें करने में। तो जब उसने राज्य प्राप्त किया, उसने अपने राज्य के ऊपर ही केवल फ़ोकस नहीं किया और उसकी विस्तारवादी नीतियों में 2 चीज़ें थी। एक तो कई जगहों पर जाकर लूट कर ले आना और दूसरी जगह पे अपने राज्य को वहाँ स्थापित कर देना। राज्य को स्थापित करने की कड़ी में रशिया, साइबेरिया एक तरफ, उसको उसने अपने राज्य में नहीं मिलाया, पर इधर के जो क्षेत्र थे, ईरान, इराक, टर्की, इसको उसने अपने राज्य में मिलाया। अब यहाँ से जब तैमूर आगे आता है,
तो तैमूर अपनी जो सेना खड़ी करता है, उसमें जैसे आपने इशारा किया कि वो स्ट्रैटेजी मतलब एक रणनीति में बहुत बेहतरीन था। और यही कारण था कि वो जगह-जगह पर जाकर इस प्रकार से जैसे वॉक-इन टाइप उसका हो गया और कोई शहर अगर उसको विरोध करता था, तो शहर को वो ख़त्म सलीका कर देता था। तो ये एक बात हमें याद रखने की बात है। और दूसरी मज़ेदार बात ये है कि वो जहाँ भी जिस क्षेत्र को भी जीतता था, वहाँ के साहित्यकार, दस्तकार, चित्रकार, संगीतकार, उनको वहाँ से लेकर वो अपनी राजधानी समरकंद में ले आता था। वो समरकंद में लाता था और उसका बहुत बड़ा रुझान था इन सब चीज़ों के लिए। और जो ईरान में कल्चर डेवलप हुआ, इराक में डेवलप हुआ, उसके लिए भी उसको बहुत आकर्षण। एक तो ये उसकी कल्चर, दूसरा एक मुसलमान के रूप में उसने क्या किया। अब चंगेज़ खान का उल्लेख बार-बार आएगा क्योंकि इसने कई चीज़ें चंगेज़ खान से ली थी। चंगेज़ खान के समय एक यस्सा नाम का एक नियम था, कानून था कि जो राजा अपनी मर्ज़ी से बना सकता है। तो एक तरफ तो आपकी शरिया है, दूसरी तरफ यस्सा है, जो राजा अपनी परिस्थितियों को देखकर बनाता है। तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका कि आप एडवांटेज ये है कि आप लकीर के फ़कीर नहीं हैं। शरिया तो है, पर आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से उसको जोड़ लेते हैं। तो इससे उनके राज्य में उदारमतवाद की एक परंपरा का विकास हुआ। और ये एक बहुत बड़ी बात है, विकास के इस परंपरा का विकास होना। और वो मुसलमान तो था, पर उदारमतवादी था। और ऐसे ही एक सूफ़ी संत जो वहादत-ए-वजूद की बात करते थे, यानी ईश्वर एक ही है, पूरी पृथ्वी को एक ही ईश्वर ने पैदा किया है, यानी खुदा ने पैदा किया है। ये सब चीज़ें वो स्वीकार करने लगे। यानी इन मामलों में वो उदारमतवादी भी था और इन चीज़ों का जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उनको संरक्षण करने में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। तीसरा ये कि वो उसकी महत्वाकांक्षी भी बहुत था। वो आखिर में जब 1398 में भारत की तरफ आया यहाँ लड़ाई हुई, तो उसके बाद भी उसको लग रहा था कि वो जाकर चाइना पर हमला करे, वहाँ लूट-मार करे। क्योंकि पहले चंगेज़ खान चाइना भी जा चुका था, तो इसको भी वैसा लगा कि मैं वहाँ करूँ। तो ख़ैर आखिर में परिस्थितिवश वो भारत से वापस गया और जो भारत का वो क्षेत्र है, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, उस क्षेत्र पर भी उसका कब्ज़ा हुआ। तो इस जो मध्य एशिया के ये बादशाहतें थी, जिसमें तैमूर का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसने जो परंपरा स्थापित की, तो इसके उत्तराधिकारियों ने भी कई परंपराओं को पालन किया और कई उत्तराधिकारी जो थे, वो थोड़े कंज़र्वेटिव, दकियानूसी हो गए। पर फिर भी उन्होंने अपने राज्यों में मदरसा, श्राइन्स, इन चीज़ों का निर्माण करवाया। तो इसमें तैमूर खान का कहा जाए तो एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल इसलिए है कि एक तो अपनी बहादुरी के कारण उसने अपना इतना साम्राज्य का विकास किया और दूसरा ये है कि वो कला प्रेमी, संस्कृति का रक्षक और तीसरा इस्लाम के मामले में उसका उदारमतवाद। अब ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप अपने राज्य का विस्तार करते हैं, तो आप अगर उदारमतवादी हैं, तो जिनके ऊपर आप राज्य करते हैं, वो आसानी से आपके साथ मिलते-जुलते हैं और ये करते हैं। अब तीसरी बात इसमें ये है कि इसमें जो शुरू में फिर से इनका उल्लेख आएगा इसके पहले तैमूर खान के पहले जो चंगेज़ खान थे। चंगेज़ खान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो सत्ता है, ये उसके पास अ, अल्लाह के माध्यम से आई है। यानी डिवाइन पावर ऑफ रूल, यानी सत्ता का एक जो दैवी सिद्धांत होता है। तो बाद के जो भी राजा बने, उन्होंने इसी बात को मद्देनज़र रखा कि भई हम चंगेज़ खान से संबंधित हैं। तो ये बात हमको तो तैमूर में भी देखने को मिलती है और दूसरे राजाओं में भी मिलती है। अब मुख्य रूप से यहाँ 3 चीज़ों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि जो यहाँ के कल्चर को जिन्होंने जिसको तैमूर ने इन्फ्लुएंस किया, जिस पे प्रभाव डाला, वो एक तो ओटोमन एम्पायर जो सबसे बड़ा एम्पायर बना था इनका। दूसरा फिर भारत का मुगल एम्पायर जो बाबर भी आए थे, वो उसी के आस-पड़ोस के थे और कई चीज़ें कल्चर की और दूसरी चीज़ें वहीं से बल्कि बल्कि ये भी मिलता है कि तैमूर जो है,
वो बाबर के दादा का दादा का दादा था। मतलब बाबर उसी के खानदान का था और बिल्कुल उसने सही। यहाँ पर मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। जी। तो ये बिल्कुल सही कि 15वीं-16वीं शताब्दी में कि इसने अ, बाबर जो यहाँ आया, वो एक प्रकार से उसी का कंटिन्यूएशन था। जो इसने तो यहाँ सिर्फ आक्रमण करके अपना दावा ठोक के वो वापस चला गया और उसके बाद जो बाबर उसी वंश के साथ था, वो कई उस प्रकार के मूल्यों को लाया। खास तौर से कला, सौंदर्य, इन चीज़ों के बारे में बाबर के इसमें भी वही देखने को मिलता है कि बाबर जब यहाँ आता है जी। जी। तो एक तो आपने जो उसकी स्ट्रेटेजिस्ट होने की बात कही, वो हम जब वो दिल्ली पर आक्रमण करता है 1398 उसमें भी देखते हैं कि कैसे उसने जो उस समय के यहाँ सुल्तान थे, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, उसकी सेना को हराया। उसकी सेना में हाथी थे और हाथियों से निपटने का उसने एक नायाब तरीका ढूँढा। जो ऊँट थे, उनके ऊपर लकड़ियाँ ला दी और आग लगाकर छोड़ दिया। तो हाथी सारे घबराकर उल्टी दिशा में भागे और अपनी ही सेना को तबाह कर दिया। तो ये जो चालाकियाँ हैं युद्ध की, वो उसको बखूबी आती थी। लेकिन एक चीज़ उसके बारे में और कही जाती है कि वो बहुत बर्बर था, बहुत क्रूर था। यानी यहाँ हिंदुस्तान में भी जो अपने साथ 1 लाख गुलाम वो लाया था, उसको उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया था, उनके सिर कटवा दिए थे। तो ये क्रूरता भी उसमें भरपूर थी। देखिए, इसमें जब मैंने पहले बात की साम्राज्य की, साम्राज्य स्थापित करने की, तो उसमें एक अंग ये है कि उसमें आतंक पैदा करना, ये भी इनकी स्ट्रैटेजी का एक भाग था। वो भले ही मंगोल ट्रेडिशन में होगा, आतंक पैदा करना, ये तिमूर का एक तरीका था और उसी के चलते युद्ध में इतनी भयंकर बर्बरता और गुलामों को मरवा देना शंका के आधार पे, ये इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता था कि कोई उसके प्रति गद्दारी कर रहा है या उसके विरोध में जा रहा है। तो इसलिए वो कत्लेआम ये करता था और जैसे स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में ये ऊँट पर लकड़ियाँ रखकर फिर उनको जलवा देना, ये उसकी स्ट्रैटेजी का एक बताता है कि कितनी भी बर्बरता क्यों ना हो, वो उसकी स्ट्रैटेजी का पार्ट बन सकता है। इसके बारे में कोई शक नहीं है कि जैसे मैंने कहा, जहाँ भी वो आक्रमण करता था, जिस शहर में भी उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता था, उस शहर को ख़त्म कर देता था। यानी वहाँ जी। नेगोशिएशन का कोई सवाल नहीं है, उस शहर को वो ख़त्म ही कर देता था। तो ये बर्बरता केवल उसने हिंदुस्तान में ही नहीं दिखाई, बल्कि जहाँ भी उसने हमले किए, चाहे पर्सिया हो, चाहे तुर्किस्तान हो या जहाँ भी हो गया, वहाँ उसने वो चाहे वहाँ का राजा मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो, उसने उसी बर्बरता से उनके साथ बिहेव किया। ये उसका एक चरित्र था। ये ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ही उसने बर्बरता दिखाई, हर जगह उसने बर्बरता दिखाई। देखिए, इसमें आपने जैसे उल्लेख किया कि उसने जो लड़ाई की, वो मोहम्मद तुगलक के साथ की, तो इसमें हिंदू-मुसलमान का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ भी मुसलमान राजा है, वो भी मुसलमान राजा है। तो ये उसका एक तरीका हो गया कि साम्राज्य को बढ़ाने में बर्बरता लगती है, तो वो लगाएँगे। यानी राज्य एक चीज़ हो गया अभी और साम्राज्य दूसरी चीज़ हो गई। तो ये जो तिमूर था, वो साम्राज्य को बनाने में लगा था और इसलिए उसने आतंक, बर्बरता, क्रूरता इसका भी सहारा लिया और स्ट्रैटेजी तो वो था ही। स्ट्रैटेजी के आधार पे एक युद्ध कला को उसने काफ़ी विकसित भी किया और ये भी कहा जा सकता है कि तिमूर एक ऐसा राजा था, जिसने आने वाले इतिहास पर बहुत बड़ी छाप छोड़ी, एक तो युद्ध नीतियों के कारण, अपने विस्तारवादी दृष्टिकोण के कारण और तीसरा उसका जो अंग है अ, कला और साहित्य और चौथा अंग मैं कहूँगा इस्लाम के बारे में समझ। इस्लाम के बारे में समझ भी जो उसने उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया, वो भी 3-4 चीज़ों को उसने प्रभाव सेंट्रल एशिया पर डाला। हाँ, कई जगह उल्लेख मिलता है कि तैमूर को सोर्ड ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। जी, जी। तो बिल्कुल, उसने इस्लाम का भी इस्तेमाल किया अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। इस्लाम में होगी उसकी आस्था होगी, लेकिन उसका इस्तेमाल भी उसने इस तरह से किया।
देखिए, ये जैसे सोर्ड ऑफ इस्लाम है, तो ये उसके कई लोगों के बोलने का तरीका होता है कि मैं इस्लाम के लिए काम कर रहा हूँ और जैसा मैं मुझे लगता है कि इसमें इस्लाम वगैरह का कोई रोल नहीं है। इस्लाम केवल एक कवर के रूप में उसने इस्तेमाल किया, क्योंकि जिस प्रकार की बर्बरताएँ उसने की, इस्लाम अगर आप कुरान से जाएँ, तो उसकी तो उसमें कोई जगह नहीं है। पर लोगों को अपने सोल्जर्स को प्रेरणा देने के लिए और खुद को एक ऊर्जा से भरे हुए रहने के लिए वो इस्लाम शब्द का इस्तेमाल उसने किया। और केवल उसने ही नहीं किया, कई राजाओं ने अपनी जब आर्मीज़ को वो एड्रेस करते थे तो वो यही कहते थे कि हमें इस्लाम को बढ़ाना है, इस्लाम के चीज़ों को ले जाना है। ये उनके कहने का तरीका था और ये सोर्ड ऑफ इस्लाम कहने का ये भी कारण है कि मेरे ख्याल से मुसलमान राजाओं में सबसे ज़्यादा जो जिसने अपने राज्य को व्यापक बनाया, लंबे समय तक वहाँ अपनी छाप छोड़ी, वो तैमूर लंग था, इसलिए उसको सोर्ड ऑफ इस्लाम कहते हैं। और ये धर्म का इस्तेमाल करना राजाओं के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जहाँ उनको इससे फ़ायदा होता था, ज़रूर इसका इस्तेमाल करते थे। तो सारे राजा किसी न किसी धर्म को लेकर चलते थे। कोई हिंदू जी, धर्म को लेकर चलता था, कोई इस्लाम को, कोई क्रिश्चियनिटी को, कोई और धर्म को लेकर। तो हर हर राजा एक धर्म की आड़ में अपने साम्राज्य विस्तार का रास्ता खोजता था। ये एक हकीकत है। लेकिन ये बताइए कि तैमूर को लेकर इतनी घृणा का भाव क्यों है? क्या ये जो घृणा पैदा की गई है मुसलमानों के प्रति, उससे जोड़कर देखा जाता है? तैमूर ने जिस तरह से मार-काट मचाई, उसकी वजह से तैमूर लंग नाम है, लंगड़ा था वो। एक एक हमारी सोच का वो भी हिस्सा है कि जो अपंग, विकलांग, दिव्यांग होते हैं, उनके प्रति ज़रा हीन भाव, थोड़ा शत्रु भाव इस तरह का रहता है। क्या इस वजह से या ये सारे फैक्टर हैं, जो तैमूर को एक खलनायक, एक दानव, एक राक्षस के रूप में स्थापित कर दिया गया है? देखिए इसकी जो युद्ध में क्रूरता कहा जाए और उसकी जो युद्ध नीति के कारण उसने जो यहाँ उसकी नज़रों में जो सफलता प्राप्त की, वो दूसरे लोगों को चुभता है। और ख़ास तौर से सांप्रदायिक राजनीति इधर से और यूरोप में जो क्रिश्चियन राजाओं ने जो किया, क्योंकि उसकी सेना में ये भी देखिए, उसकी सेना में क्रिश्चियंस भी थे, गैर मुसलमान भी थे। तो इसलिए धर्म का आधार मैं नहीं लूँगा। मुख्य रूप से भारत में जो सांप्रदायिक राजनीति विकसित हुई है, उसमें एक तो इसको तैमूर, दूसरा बाबर और तीसरा औरंगज़ेब, इन तीनों को ख़ास तौर से फ़ोकस किया है। तैमूर को इसलिए कि वो आके लूट के गया, उसके चारों तरफ बहुत कहानियाँ बनाई जा सकती हैं। बाबर को इसलिए कि उसने मुगल वंश की स्थापना की और औरंगज़ेब को तो भई वो जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये 2 कुछ और नाम जोड़े जा सकते हैं इसमें, 2 और नाम और जोड़े जा सकते हैं, मोहम्मद गौरी और गज़नवी। इनको भी इसी तरह से पेश किया जाता है। जी। हाँ, तो ये तो एक तरीका है सांप्रदायिक राजनीति का या सांप्रदायिक इतिहास का, जिसको शुरुआत अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए की और सांप्रदायिक तत्वों ने उसको उठा लिया। अगर जनरलाइज़ किया जाए, तो राजाओं में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, बहुत सारे राजाओं में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर ये सांप्रदायिक राजनीति अपने को विकसित करने के लिए एक दुश्मन की तलाश करती है और वो दुश्मन की तलाश में 3 मैंने कहे, 2 आपने जोड़ दिए, ये भी सही है। पर ये उसका कोई धर्म से लेना-देना नहीं है, उसका केवल राज्य सत्ता से लेना-देना है और उसका आपने जो सवाल पूछा है, आज के समय में क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत पैदा करनी है, तो कुछ राजाओं के गिने-चुने चीज़ों को लाइए। अब जैसे इसको जिसकी हम बात कर रहे हैं तैमूर। तैमूर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब तैमूर को बताना सिर्फ़ कि भई उसने क्रूरता से युद्ध किए, ये उसके जीवन का एक भाग है और उसने कला को, साहित्य को, पेंटिंग को प्रमोट किया, ये दूसरा भाग है। वो तो हमको कभी पता भी नहीं चलता। और तीसरा उसका जो भाग है कि इस्लाम में उसने उदारीकरण की बात की और सबका अल्लाह एक है। चौथा, उसकी फ़ौज में क्रिश्चियंस भी थे, गैर मुसलमान भी थे। अगर ये 4 चीज़ों को देखें, तो चित्र एकदम बदल जाता है। जबकि पहले का चित्र है कि भई एक मुसलमान है, उसने ये किया, तो आप मुसलमान खड़ा हो गए। चारों चीज़ों को आपको मिला के देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो भी एक दूसरे प्रकार का राजा था, उसमें ये खूबियाँ थी।
बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी तैमूर के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।